आप इतने सीनियर लीडर हैं, बल्कि सीनियर मोस्ट लीडर्स में एक हैं कांग्रेस के, और फिर ये बात जो दिग्विजय सिंह इतना मुद्दा बना रहे हैं, इतनी मुखरता राहुल गांधी, कांग्रेस के बाकी लीडर्स, मल्लिकार्जुन खड़गे और सब मिलकर तय करें, इंडिया गठबंधन अब 26 दलों की 28 दलों की पार्टी तय करें कि हम ईवीएम के खिलाफ सड़क पर आएंगे, हम ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करेंगे, और अगर ईवीएम पर हमारी मुलाकात इलेक्शन कमीशन करने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, तो हम बड़े फैसले करेंगे। तो खुलकर नहीं आते, नहीं तो चिट्ठियां लिखी जा रही है जयराम रमेश की तरफ से, 2 पन्ना जयराम रमेश की तरफ से और 9 पन्ना चुनाव आयोग की तरफ से। यही है, 2 पन्ने मेरे पास जयराम रमेश जी के, ये 2 पन्ने, और ये 9 पन्ने चुनाव आयोग की तरफ से। ये चिट्ठी पत्री चल रही है ना सर। चुनाव आयोग राजनीति करने बैठी है क्या? इससे और हमको शक बढ़ जाता है। अब राजनीति करना चालू कर दिया, चुनाव आयोग राजनीति करेगी या निष्पक्ष काम करेगी? कुछ सवाल जो उठते हैं दिग्विजय जी, थोड़े तल्ख हैं, जो हर समय पूछे भी जाते हैं, कि ये सवाल उसी समय उठते हैं जब नतीजे अपेक्षाकृत अपने उलट आते हैं। अगर आज छत्तीसगढ़ और एमपी और राजस्थान में सरकार बन जाती, 2 जगह भी बन जाती, तो सब लोग लड्डू मिठाई खा रहे होते, मंत्रिमंडल बढ़ चुका होता। अरे आपको क्या बताऊं, कई लोग आजकल हमारे पास आते हैं कि इतना पैसा दे दीजिए, हम आपका नतीजा ऐसा करवा देंगे। तो ये तो एमपी का करवा लेना चाहिए था जी, कम से कम एमपी का तो करवा लेते। लगता है दिग्विजय सिंह ने एमपी को, जिसके पास पैसा होगा अंजुम जी वही तो कराएगा। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के चुनाव प्रभावित करने के लिए कि जब हमारी चिप बाहर से आ रही है और वहीं उसका सॉफ्टवेयर डाला जा रहा है, तो भाई सॉफ्टवेयर डालने वाला व्यक्ति तो भारतीय है कि वो भी विदेशी है। जब कर्नाटक में जीत जाते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी 3 दर्जन रैलियां करते हैं, दर्जनों सांसद मंत्री कैंप करते हैं, पूरी ताकत बजरंग बली तक लगा देते हैं, तो वहां कौन सा सॉफ्टवेयर होता है इलेक्शन कमीशन का जो आपके पक्ष में चला जाता है और बीजेपी को हरा देता है? नहीं, अगर सॉफ्टवेयर से हरा देते हैं, अगर बीजेपी को जिता देते, तो कर्नाटक जीतना चाहिए था। वहां तो दाव लगी, सब कुछ साफ। भाई मैं आपसे वही 2017 में जब चैलेंज दिया गया था कि आओ और बताओ हैकाथन, तो कोई गए नहीं। बताओ, लेकिन हाथ नहीं लगा सकते आप, ये भी कंडीशन थी कि ये रखा वीवीपैट, अब हैक करके बताइए, आपके ऊपर केस लग जाएगा, आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, आपका यूट्यूब बंद कर दी जाएगी। तो मुझे भी डर लग रहा है, मुझे भी डर लग रहा है कहीं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं और इसको ये न मान लिया जाए कि ईवीएम का दुष्प्रचार कर रहे हैं जो लोग, ईवीएम को बदनाम कर रहे हैं, उसमें मैं उनसे इंटरव्यू कर रहा हूं। तो आप बैक गियर में ले जाना चाहते हैं बैलेट पेपर की तरफ, कि अगर सारी पर्चियां वीवीपैट की गिनी जाने लगे तो फिर वैसे ही दोनों। मैं कहां कह रहा हूं, लेकिन अब तो चुनाव 3 महीने बाद है दिग्विजय सिंह जी, लोकसभा चुनाव 3 महीने बाद है। बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार। नहीं, 2000 मैं समझता हूं कि 2029 में वो कहेंगे 542 पार। वो तो एडिट मत करिएगा। नहीं, मैं ये भी आपको एक बात कह देता हूं, गारंटी आजकल इस देश में सिर्फ मोदी देते हैं, लेकिन मैं भी अपने दर्शकों को गारंटी देता हूं। मोदी वाली गारंटी नहीं चाहता, जो मैं रिकॉर्ड गारंटी आपसे नहीं चाहता। नहीं, मैं वही कर रहा हूं, वही मैं बता रहा था सर, जो मैं रिकॉर्ड करता हूं हूँ बहु टेलीकास्ट करता हूं। नमस्कार दोस्तों, जब से 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए तब से लगातार ईवीएम और वीवीपैट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ईवीएम पर हैकिंग के आरोप लग रहे हैं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं, और यह कहा जा रहा है कि ईवीएम और वीवीपैट हैकिंग का शिकार भी हो सकता है, या ईवीएम और वीवीपैट में किसी ढंग की कोई घुसपैठ हो सकती है, बाहरी घुसपैठ, जिससे चुनाव नतीजों को प्रभावित किया जा सकता है। यह आरोप, ये सवाल वैसे लगातार कई सालों से लगते रहे हर चुनाव नतीजे के बाद, और यह आरोप विपक्ष पर है कि जब विपक्ष हारती है तब विपक्ष ईवीएम का रोना रोती है। लेकिन 3 दिसंबर के नतीजों के बाद बहुत से एक्टिविस्ट, एडवोकेट या ऐसे तमाम लोग जिन्हें आशंका है ईवीएम और वीवीपैट को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और तो और दिल्ली में अभी पिछले सप्ताह कुछ वकीलों के जत्थों ने, कुछ वकीलों के ग्रुप ने एक डमी वीवीपैट और ईवीएम को दिखाकर, डेमो करके जंतर मंतर पर यह साबित करने की कोशिश की कि ईवीएम और वीवीपैट को हैक किया जा सकता है या चुनाव नतीजे प्रभावित हो सकते हैं, वोट किसी और को जा रहा हो, वोट किसी और को जा सकता है। चुनाव आयोग की तरफ से जवाब भी आया। उससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस के कई नेताओं के बयान समय समय पर आते रहे। एक खास सीनियर मोस्ट लीडर, 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से दिग्विजय सिंह हमारे साथ स्क्रीन पर हैं, जो लगातार गाहे बगाहे
ईवीएम और वीवीपैट पर शक शुबा जाहिर करते रहे, इसलिए खास मेहमान के तौर पर उन्हें बुलाया मैंने। उनसे बहुत सवाल पूछूंगा। उससे पहले बता दूं कि इंडिया गठबंधन की बैठक में भी सवाल उठे थे और एक प्रस्ताव पारित किया गया था ईवीएम और वीवीपैट को लेकर। चुनाव आयोग से मुलाकात के लिए तारीख वक्त मांगा गया था, जो चुनाव आयोग ने वक्त दिया नहीं। उसके बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर महासचिव जयराम रमेश ने 2 चिट्ठियां लिखी चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने उनकी चिट्ठी का जवाब तो जरूर दिया, 9 पन्ने का जवाब है चुनाव आयोग का, लेकिन उसके बाद जयराम रमेश ने फिर चिट्ठी लिखी 2 दिन पहले और कहा उनके सवालों का जवाब नहीं मिला। वो मिलना चाहते हैं चुनाव आयोग से और उन सवालों का जवाब चाहते हैं, उस शक का समाधान चाहते हैं जो शक ईवीएम और वीवीपैट को लेकर है। और इस बीच जैसा कि मैंने कहा, प्रदर्शन, नारेबाजी और तमाम तरह के सवालों का सिलसिला। इस बीच ये भी हुआ, चुनाव आयोग ने न सिर्फ 9 पन्ने का जवाब दिया जयराम रमेश के सवालों का, बल्कि खबर ये भी आई कल परसों कि ईवीएम को लेकर जो दुष्प्रचार हो रहे हैं या कुछ सोशल मीडिया पर अगर ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं या ईवीएम को लेकर भ्रामक जानकारियां दी जा रही है या ये कहा जा रहा है कि ईवीएम से नतीजों को प्रभावित किया जा सकता है या ईवीएम की सत्यता पर अगर कोई संदेह पैदा करने वाले वीडियो या इस तरह की पोस्ट है, उसको लेकर चुनाव आयोग सख्त हो सकता है। मतलब चुनाव आयोग ने ताकीद की है कि अगर ईवीएम को लेकर अगर अपुष्ट ढंग से कोई शक शुबा फैलाया जाएगा तो कार्रवाई हो सकती है। सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म बंद हो सकते हैं, यूट्यूब बंद हो सकते हैं, वीडियो को हटाने का आदेश या निर्देश हो सकता है। इस तरह की भी खबरें, जानकारियां आई हैं कि दुष्प्रचार के को लेकर चुनाव आयोग सख्त होगा ईवीएम को लेकर। बहरहाल बहुत सारे सवाल हैं, सवाल अपनी जगह है, लेकिन उसका जवाब उन्हीं से पूछा जाएगा जो ये आरोप लगा रहे हैं। तो इसलिए दिग्विजय सिंह जी हमारे साथ हैं, लगातार गाहे बगाहे ट्वीट करते रहते हैं और 3 दिसंबर के नतीजों के बाद दिग्विजय सिंह ने कई ट्वीट किए हैं ईवीएम को लेकर। कल भी किया है, आज भी सुबह किया है, और साथ में जो ईवीएम पर शक वाले वीडियो होते हैं डेमो, उसको रिट्वीट करते हुए फिर वही बात दोहराते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी, मैंने जानबूझकर, चूंकि आप एक मुखर रहे लगातार ईवीएम को लेकर, तो इसलिए मैंने थोड़ी भूमिका में ये बात बताई। अब पहला सवाल वही जो मासूम सा और बहुत ही बेसिक सवाल है कि हम सब लोगों को लगता है कि ईवीएम को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है, ऐसा लगता है। चुनाव आयोग का जवाब या 9 पन्ने की चिट्ठी या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में 76 सवालों का जवाब, उसको पढ़ के चुनाव आयोग ये भरोसा देने की कोशिश करता है। लेकिन दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के सीनियर लीडर, अगर ये बार बार ये कहते हैं और खासतौर से चुनाव नतीजों के बाद, खासतौर से कांग्रेस और विपक्ष की हार के बाद, तो उसकी बुनियाद क्या है, ये जरा मैं विस्तार से समझना चाहूंगा। अजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कम से कम मुझे इस लायक समझा कि इस पेचीदा मसले पर हम लोग चर्चा करें। 2003 से मशीन के माध्यम से, ईवीएम मशीन के माध्यम से चुनाव चालू हुए और तब से मुझे इस पर भरोसा इसलिए नहीं है कि मैं बटन जब दबाता हूं तो मुझे मालूम नहीं पड़ता कि मेरा वोट गया क्या ना कि कहाँ गया। और इसीलिए मैं तो शुरू से इसका विरोधी रहा हूं, क्योंकि ये संवैधानिक मेरा अधिकार है कि हमारे लोकतंत्र में, जो हमारे संविधान में मुझे अधिकार मिला हुआ है कि मैं अपना गुप्त रूप से अपना मतदान करूं और मेरे मत का सही प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो और उसकी गिनती हो। ये हमारा एक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। दूसरी बात यह है कि मेरी इस बारे में बड़े बड़े कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर, साइंटिस्ट से बातचीत हुई है। वो सब इस बात से सहमत है और मैं समझता हूं आप भी सहमत होंगे कि कोई भी मशीन जिसमें चिप डली हो वो हैक की जा सकती है। नंबर 3, क्योंकि अगर उसमें सॉफ्टवेयर डला है तो वो मशीन आपका आदेश नहीं मानेगी, सॉफ्टवेयर का आदेश मानेगी। इससे आप सहमत हैं कि नहीं है? नहीं, ये कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा और आपका जवाब मैं बता रहा हूं, आप इसी बात पे आ रहा हूं। जो बेसिक फंडामेंटल, मैंने 2 इश्यूज आपके सामने किए कि मेरा फंडामेंटल राइट है हर वोटर का कि जहां हमने वोट डाला वो रजिस्टर हुआ कि नहीं हुआ और उसकी गिनती बराबर हुई कि नहीं हुई। ठीक। दूसरा मैंने फैक्ट आपके सामने रखा है, कोई मशीन ऐसी आज विश्व में नहीं है जिसमें चिप डला हो और जिसमें सॉफ्टवेयर डला हो
वो सॉफ्टवेयर का आदेश मानेगी, आपका आदेश नहीं मानेगी। और जिसपे चिप डाला है वो हैक होने के कि टेम्पर प्रूफ नहीं है, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, बाहर से अंदर से जैसा भी हो। तीसरा, बार बार एक ही बात कही जाती है कि ये स्टैंड अलोन मशीन है। ठीक है, वीवीपैट आने के बाद क्या ये स्टैंड अलोन मशीन रही कि नहीं रही, ये हमारा एक प्रश्न था। दूसरा ये है कि आपका जो वीवीपैट यूनिट में सिंबल लोडिंग यूनिट से जो कैंडिडेट का नाम, उसकी पार्टी का नाम और सिंबल जो डाला जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका कोई उत्तर आज तक माननीय चुनाव आयोग नहीं देता। चौथा, आज पूरे विश्व में केवल 5 ऐसे देश हैं जहां ईवीएम उपयोग की जा रही है। उसमें से भी ऑस्ट्रेलिया में जो सॉफ्टवेयर है वो पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया है और उसको आप चेक कर सकते हैं चुनाव के पहले। अब हमारे माननीय चुनाव आयोग के नहीं, वो तो सीक्रेट है। भाई सीक्रेट क्यों है? अगर वो इतना ही वो विश्वास रखते हैं कि हम उन पर करें कि वो ईवीएम मशीन बिल्कुल सुरक्षित है, हैक नहीं हो सकती है, तो फिर सोर्स कोड सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन में डालने में क्या दिक्कत है? ऑस्ट्रेलिया में तो उन्होंने डाला हुआ है, आप उससे क्यों बच रहे हैं? जब आप कहते हैं कि हैक हो ही नहीं सकती है तो सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन में डालिए, हमें क्या, हमारी ईमान में इसमें क्या दिक्कत है? अनेक डेवलप्ड कंट्रीज, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वहां कहीं ईवीएम मशीन उपयोग नहीं की जा रही है, चाहे यूरोप में, चाहे यूएस में, या हमारे अमेरिकन नॉर्थ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में शायद वेनेजुएला में एक जगह है जहां पे की जाती है। तो आज जब प्रधानमंत्री कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत, क्या भारत के मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने के बाद क्या आज जो जनचर्चा है आम आदमी के मन में ये बात है कि पता नहीं मेरा वोट जब डालता हूं मुझे पता नहीं पड़ता। आप कहते हैं साहब 7 सेकंड के लिए आपको दिखाया जाता है। अब उसमें भी सफेद शीशा काला शीशा एक नई बात सामने आ गई है। दूसरा, इन्होंने कुछ जुगाड़ू अपना वीवीपैट मशीन इन्होंने बनाई और सॉफ्टवेयर उनमें डाल दिया। अब उसके अंदर आपने देखा कि 3 सिंबल बना दिए, उसमें चुनाव चिन्ह दे दिए, केला, सेब और तरबूज। अब उसमें आपने बटन दबाया केले का और छपता है सेब। इसका मतलब यह है कि आप जो देखते हैं वो छप नहीं रहा है। अब मैं कुछ काउंटर सवाल करता हूं दिग्विजय सिंह जी। पूरा सुन लीजिए बात। वीवीपैट की मशीन जो ईवीएम की है उसके 3 यूनिट है। बैलेट यूनिट, उसमें चिप नहीं है, बिल्कुल। वीवीपैट यूनिट, कंट्रोल यूनिट नहीं, वीवीपैट यूनिट है वो, उसको आप कंट्रोल सीयू जो है वो थर्ड है जी। बैलेट यूनिट से कंट्रोल यूनिट कनेक्टेड नहीं है। मेरा संदेश कंट्रोल यूनिट में नहीं जा रहा है, पहले वीवीपैट में आ रहा है और वीवीपैट में सॉफ्टवेयर डला हुआ है और वो सिंबल लोडिंग यूनिट के समय सॉफ्टवेयर डलता है। और जहां तक मेरी जानकारी मुझे जो दी गई है, अभी तक हमने वर्ष गुजरे, हमारी बात, हमारा इसका जवाब कोई ईसीआई का ऑफिशियल देने तैयार नहीं है कि ये जो सॉफ्टवेयर डलता है जिसके माध्यम से मेरा संदेश वीवीपैट यूनिट में जाता है कि साहब दिग्विजय सिंह ने वोट पंजे को दिया, वो दिखता जरूर है
अब क्या छपता है ये मुझे नहीं मालूम। ये प्रमाणित है भी कि सॉफ्टवेयर अगर ये निर्देश दे कि भाई देखिए, एक एक आपको दृश्य दिखाया जाता है, फोटो दिखाई जाती है, ये जरूरी नहीं है कि वो छपेगा, हो सकता है दूसरा छपे, जो बात आई है। आखिरी में आपसे कहता हूं, चुनाव आयोग को हमसे मिलने में ऐतराज क्या है? आज इंडिया अलायंस के करीब 28 पॉलिटिकल पार्टीज ने मांग की है कि आप हमसे मुलाकात कर लीजिए, हमारे ये क्वेश्चन है, आप उत्तर दे दीजिए। उत्तर देंगे नहीं, लेकिन इतिहास बताएंगे, देखियो कांग्रेस पार्टी ने चालू किया था, कांग्रेस पार्टी उसमें शामिल थी। अरे भाई, हम लोग कहां मना कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंट्रोड्यूस कांग्रेस पार्टी ने किया? हाँ किया। वीवीपैट मशीन 2013 में आई, 2012 तो 13 में आई जब कुरैशी साहब इलेक्शन कमीशन के थे। हाँ है, सही है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी को ये अधिकार नहीं है कि जी भी आप, टेक्नोलॉजी तो रोज चेंज हो रही है अजीत जी, अंजुम जी, रोज चेंज हो रही है, तो उसके मामले में क्या पारदर्शिता चुनाव आयोग को स्वीकार नहीं करना चाहिए? क्या हमारे प्रश्न कोई इररिलेवेंट है? क्या ये मेरा अधिकार नहीं है कि मैं जहां वोट डालूं वो सही रजिस्टर हो और सही काउंट हो? तो हमारी मांग क्या है? सिंपल काम। पहली बात, हमारी मांग तो यह है कि बैलेट के थ्रू होना चाहिए। ठीक है, आप कहते हैं बहुत टाइम लगता है। अरे भाई, अमेरिका में 1.5 महीने तक चुनाव के काउंटिंग होती रहती है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि मैं जब चुनाव लड़ा था, बैलेट पेपर से लड़ता, आसानी से हो जाता था, और उस समय तो मिक्स किया जाता था, पूरे बैलेट बॉक्स को निकाल के उसको ड्रम में डाला जाता था और वहां से 100 पर्ची निकाली जाती थी। तब 12 घंटे 24 घंटे की ज्यादा टाइम लगता नहीं था। अब बताएंगे साहब ज्यादा बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज हो गई हैं, तो बड़े आसानी से किया जा सकता है। और हमारी मांग सिंपल है कि आपको बहुत ज्यादा प्रेम है ईवीएम से, तो आपको मुबारक हो, हमें उसमें इतनी ऐतराज नहीं है कि आप जो वीवीपैट स्लिप डब्बे में गिराते हो, अरे डब्बे में गिराने के बजाय हमें हाथ में दे दो, हम देख लें और डब्बे में डाल दें। उसमें आपका एक मत पेटी साथ रख दीजिए, उसमें हम डाल देंगे। हमको कम से कम ये विश्वास हो जाएगा कि हमने जो चाहा था वो वोट तो पड़ गया। अब आप बताइए। अब दो तीन चीजें। एक तो आपने पहले ही बोल दिया कि ये बात आती है कि कांग्रेस के समय ही हुआ, और ये सही है, चुनाव आयोग ने कहा है, उसमें भी यही बात आती है हर समय कि भाई ये 2004 से इलेक्शन हो रहे हैं। तो चुनाव आयोग राजनीति करने बैठी है क्या? इससे और हमको शक बढ़ जाता है। आप राजनीति करना चालू कर दिया, चुनाव आयोग राजनीति करेगी या निष्पक्ष काम करेगी? नहीं, जब चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे कि वो चुनाव आयोग कहीं कठपुतली है या चुनाव आयोग हमारी नहीं सुन रहा है, या चुनाव आयोग मैंने कभी नहीं कहा, मैंने नहीं, कभी आप नहीं, मतलब जो लोग आरोप लगा, भाई चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी को दे रहे थे, जवाब जयराम रमेश को दे रहे थे। कभी जयराम रमेश ने कठपुतली कहा है क्या? नहीं, मैं वो नहीं करूं। मैं करूं जब आरोप लगाएंगे कि ईवीएम मशीन कॉम्प्रोमाइज्ड है या ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं, चुनाव आयोग कहेगा ना अपनी बात, तो चुनाव आयोग ने अपनी बात कही। एक बात सुन लीजिए अंजुम जी, हमने कोई जो प्रश्न किए हैं कोई इररिलेवेंट है क्या? आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या? नहीं, मैं ये मानता हूं, उनके ऊपर एक बात मानता हूं दिग्विजय जी, कि अगर आप लोगों ने कहा है चुनाव आयोग को कि हम मिलना चाहते हैं, अगर पार्टीज ने, गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने कहा है मिलना चाहते हैं, तो चुनाव आयोग को मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। बल्कि एसवाई कुरैशी साहब जो पूर्व सीईसी रहे, जिनके समय वीवीपैट आया, उनका भी एक इंटरव्यू देख रहा था कि उन्होंने कहा मैं होता तो मैं सर्वदलीय बैठक करता, उनके शक सुबह दूर करता। तो यहां तक आपकी मांग वाजिब है, लेकिन उसके बाद कुछ सवाल जो उठते हैं दिग्विजय जी, थोड़े तल्ख हैं, जो हर समय पूछे भी जाते हैं, कि ये सवाल उसी समय उठते हैं जब नतीजे अपेक्षाकृत अपने उलट आते हैं। अगर आज छत्तीसगढ़ और एमपी और राजस्थान में सरकार बन जाती, दो जगह भी बन जाती, तो सब लोग लड्डू मिठाई खा रहे होते, मंत्रिमंडल बढ़ चुका होता, मुख्यमंत्री शपथ ले चुके होते, सरकार चल रही होती, कोई फिर ये नहीं कह रहा होता कि ईवीएम गड़बड़ है, वीवीपैट गड़बड़ है, धरना प्रदर्शन और चिट्ठियां जयराम रमेश की नहीं आ रही होती या आती।
अंजुम जी एक बात समझ लीजिए, ये जो हो रहा है, अगर तमिलनाडु में भी यही काम हो जाता जहां बीजेपी नहीं है तो लोगों को शक हो जाता है। और चुने हुए राज्यों में ही क्यों होता है, सब राज्यों में नहीं होता है? क्योंकि चोरी पकड़ी जाएगी। मैं तो अब तो इस बात को छोड़ दीजिए, जीते हारे ठीक है, जनता का मत है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन आप उससे डाइग्रेस हो रहे हैं। क्या मेरा ये अधिकार नहीं है कि मैं जहां वोट डालूं मैं देख लूं, या उसको काउंट होने तक मुझे भरोसा हो जाए? ये अधिकार क्या मेरा नहीं है? उस पर आप लोग क्यों बात नहीं करते? नहीं, मैं बात कर रहा हूं, इसीलिए आपको बुलाया। लेकिन मैं फिर उसका एक जवाब, एक जैसे राजस्थान में एक उपचुनाव हुआ, वहां बीजेपी हार गई, जो मंत्री थे हाँ वो ठीक भी है। हार गए। कल ही तो उसकी ये उसकी चर्चा बहुत जोरदार हो रही है। मैं आपसे वही कह रहा हूं हाँ, कि यही जो है, दो तीन बातें और हैं। हाँ, पहले, रैंडमाइजेशन ऑफ ईवीएम मशीन, हम्म, कौन सी मशीन कौन से बूथ पे जाएगी, ये जिला कलेक्टर किया करता था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता था, रिटर्निंग ऑफिसर। अब ये रैंडमाइजेशन कहां से होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। कौन सी बूथ पर कौन सी मशीन जाएगी, ये भी चुनाव आयोग करता है तय। समझ रहे हैं आप? अब बात वही है, सारा खेल है सिंबल लोडिंग यूनिट में कौन सा सॉफ्टवेयर डाला है आपने। अब बाई इलेक्शन की आपने बात की राजस्थान में, अब उसमें सॉफ्टवेयर कौन सा डाला है वो अपने उसमें तय कौन करेगा? दिग्विजय सिंह तो करेगा नहीं, कांग्रेस तो करेगी नहीं, चुनाव आयोग तय करेगा। उसमें अगर ये डाला है कि साहब सिंपल जो बटन दबा उसका छपना चाहिए, तो बात कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो इसका मतलब चुनाव आयोग ने तय किया कि कर्नाटक कांग्रेस जीत जाए, भाई तेलंगाना देखिए, कांग्रेस जीत जाए, देखिए हिमाचल मैं कांग्रेस मैं जीत मैं जाए। मैं चुनाव आयोग के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं। चुनाव आयोग के कारिंदा जो भी हैं, और उसके दूसरी बात और ये है, ईवीएम मशीन जो है, जो हमारे पब्लिक पीएसयूज हैं, वो केवल असेंबल कर रहे हैं। हम्म, बाकी जो पार्ट्स उसके हैं वो सब वेंडर्स लाके उनको लेते हैं, उसकी पब्लिक नोटिस निकलता है। हम्म, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये सारी चिप्स जो है विदेशों से आती हैं हमारे यहाँ। पहले तो जापान से आती थी, अमेरिका से आती है, अब नेदरलैंड से शायद आते हैं। पहले कहते थे वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है, जो एक्सेस जो उसको हैक करने के लिए जाएंगे तो उसका बर्न आउट हो जाएगा। अब ये जब से वीवीपैट मशीन आई तब से मल्टीपल प्रोग्रामेबल चिप आ गया है। इसका जवाब भी चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। कहने का मेरा मतलब यह है कि इसमें तो संभावना इतनी विशाल है मदर ऑफ डेमोक्रेसी के चुनाव प्रभावित करने के लिए, कि जब हमारी चिप बाहर से आ रही है और वहीं उसका सॉफ्टवेयर डाला जा रहा है, तो भाई सॉफ्टवेयर डालने वाला व्यक्ति तो अब भारतीय है कि वो भी विदेशी है, और सॉफ्टवेयर जिसने डेवलप किया वो विदेशी है कि भारतीय है? इस पर भी हमको जवाब दे दीजिए। हाँ, लेकिन फिर मैं एक सवाल पूछूंगा, सर, और ये हमको सवाल बताएंगे बार नहीं, बार। सीक्रेट है, हम आपको हाँ, नहीं बताएंगे। अब इसका जवाब हमको बताते क्यों नहीं भाई? सॉफ्टवेयर कौन सा है, इसमें हाँ, छुपाने की क्या जरूरत है? अब आप कह रहे हैं कि किसी 100% सुरक्षित है, तो हाँ, आप सॉफ्टवेयर बताने से क्यों हिचकते हैं? हाँ, वो तो कुछ बताइए। आरटीआई दाखिल की गई, जिसके जवाब में कहा सिक्रेसी के लिए, हम सुरक्षा के लिए, और उसके लिए बात हम नहीं वही, बता सकते हैं। बात अजीत जी, बात वही है हम्म, कि निष्पक्ष चुनाव के लिए पारदर्शिता जरूरी है कि नहीं। मैं तो आपसे पूछता हूं, मैं आपके कॉन्शियस को अपील करता हूं नहीं, मैं एज 100% कहूँ, 100% कहूंगा पारदर्शिता जरूरी है। लेकिन फिर तो एक सवाल पूछूंगा कि पारदर्शिता के लिए, हाँ, पारदर्शिता के लिए क्या सॉफ्टवेयर को जो उसमें मशीन में डाला हुआ है उसको उजागर कहना पारदर्शिता के लिए आवश्यक है कि नहीं है? नहीं, अब ये इसके टेक्निकल क्या एस्पेक्ट है और क्या उसके सिक्योरिटी टेक्निकल एस्पेक्ट एस्पेक्ट है, मैं सिंपल नहीं है। कहूंगा, लेकिन टेक्निकल फिर एस्पेक्ट सिंपल है। हाँ, टेक्निकल एस्पेक्ट सिंपल है। कोई मशीन सॉफ्टवेयर का आदेश मानती है, अजीत अंजुम और दिग्विजय सिंह का आदेश नहीं मानेगी। अगर सॉफ्टवेयर डला हुआ कि 2+2=5 होगा तो 5 ही बताएगी। आप जब ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश टू हिंदी,
आपने टाइप किया ए, उसमें आई का ए आएगा, तो सॉफ्टवेयर का आदेश मानेगी मशीन, चलाने वाले को नहीं मानेगी। और दूसरी चलिए, बात अब ये, मैं फिर अब दूसरी सवाल ये बात उठता है एक और बात है सर। मेरा बैलेट यूनिट पर बन गया, तो बैलेट यूनिट का जो केबल है वो वीवीपैट पे नहीं आना चाहिए, कंट्रोल यूनिट पे जाना चाहिए, जिसमें मेरा मत रजिस्टर हो जाए। आज क्या हो रहा है कि केबल जो है वीवीपैट पे आ रहा है, और वीवीपैट का आदेश जो है और संदेश जो है वो कंट्रोल यूनिट पे जा रहा है जहां काउंट होता है। तो इसलिए भाई आप लोग इस बात को क्यों नहीं करते कि हमारा जो बैलेट यूनिट है, जिसको कि पूरा जिसमें चिप नहीं है, और सीधा संदेश हमारा कंट्रोल यूनिट में क्यों नहीं जा रहा है, वीवीपैट को क्यों डाला बीच में? अच्छा, ये सारी चीजें जो शक पैदा करती हैं। हाँ, ये जो जितनी चीजें आप बोल रहे हैं इसको लेकर बहुत सारे लोग डेमो कर रहे हैं, मैंने देखा। और जो आप आम, अमरूद, केला जो भी जिक्र किया हो, तो राहुल मेहता है, वो लगातार कई सालों से वीवीपैट मशीन की टेम्परिंग और हैकिंग का जिक्र कर रहे हैं। उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ। अभी 3 दिन पहले जंतर मंतर पे भी कुछ लोगों ने ऐसे वीवीपैट, डमी वीवीपैट का डेमो दिखाया कि इसमें हैकिंग हो सकती है, या पर्चा दिखेगा आपको कुछ और, शीशा काला है और पर्चा गिरेगा कुछ और, या 2 पर्चा एक पार्टी का और एक पर्चा किसी एक पार्टी का। ये सब बहुत तरह की थ्योरी आई। अब मैं फिर एक बात कहूंगा कि फिर जब कर्नाटक में जीत जाते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी 3 दर्जन रैलियां करते हैं, दर्जनों सांसद मंत्री कैंप करते हैं, पूरी ताकत बजरंग बली तक लगा देते हैं, तो वहां कौन सा सॉफ्टवेयर होता है इलेक्शन कमीशन का जो आपके पक्ष में चला जाता है और बीजेपी को हरा देता है? तो यही सॉफ्टवेयर बता दे, यही सॉफ्टवेयर बता दे। सॉफ्टवेयर छुपा क्यों रहे भाई? नहीं, अगर सॉफ्टवेयर से हरा देते, अगर विपक्ष को, बीजेपी को जिता देते, तो कर्नाटक जीतना चाहिए था। वहां तो दाव लगी, सब कुछ साफ। तो भाई मैं आपसे वही कह रहा हूं कि हमारा एक बेसिक क्वेश्चन उनसे है कि जब पारदर्शिता है, हैक नहीं हो सकती है, तो आप सॉफ्टवेयर को पब्लिक डोमेन में लाने में आपको क्या ऐतराज है? लाइए, हमको हमारा वोट कहां पड़ा हमें दिखाइए मत, हमको हाथ में दे दीजिए, हमको विश्वास हो जाएगा, बात करना ही बंद कर देंगे। इसमें हमारा सैम्पलिंग, उसकी जो जितनी सैम्पलिंग होनी चाहिए हर विधानसभा में, उसके हिसाब से पर्चियां तो गिनी जाती है, जितना रैंडम 5 हर विधानसभा। हाँ, एक बात सुन लीजिए, फिर मैं उसी बात पे आ जाऊंगा। जो छपेगा वही काउंट होगा, क्योंकि यह आदेश वीवीपैट स्लिप का है, बैलेट यूनिट का आदेश नहीं है। जो छपेगा वही काउंट होगा कंट्रोल यूनिट में, क्योंकि बैलेट यूनिट कनेक्टेड टू वीवीपैट, वीवीपैट कनेक्टेड टू द कंट्रोल यूनिट। तो इसलिए उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी, चाहे 100% गिनवा लीजिए या 5 रैंडमली चोजन पोलिंग बूथ के वीवीपैट स्लिप, वो हमेशा एक ही रहेगा। खेल सारा वीवीपैट यूनिट के अंदर है, और खेल सारा जो सिंबल लोडिंग यूनिट है उसमें है, और ये सब कंट्रोल होता है एक जगह से। अच्छा, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं अगर दिग्विजय जी, जैसे आप बता रहे, हालांकि उस कॉन्फिडेंस की कोई बुनियाद नहीं है, सबूत नहीं है, आपका जंक्शन है, या जो लोग डेमो करके बता। हाँ, देखिए, बुनियाद और सबूत तो विश्वास की बात होती है, ठीक है। आप हमें कहते, आप हम रख देते हैं दूर से, आप इसको हैक करके बता दीजिए, अरे वीवीपैट मशीन हमको दे दीजिए, हम उसको अंदर कैसे हो सकती बता देंगे। लेकिन 2017 में जब चैलेंज दिया गया था, क्या हो और बताओ हैकाथन, तो कोई गए नहीं। तो बताओ, लेकिन हाथ नहीं लगा सकते आप, ये भी कंडीशन थी कि ये रखा वीवीपैट, अब हैक करके बताइए। अरे हाथ, जब तक हमको उसके बारे में सॉफ्टवेयर क्या डाला है उसकी आप जानकारी नहीं दोगे तो हम लोग क्या है करेंगे। तो टर्न अप ही नहीं हुए थे शायद सारी पार्टियों की, विपक्ष। एक बात सुन लीजिए, बात यह है, जब उन्होंने कंडीशन डाल दी कि आप उसको छू तक नहीं सकते, तो काहे को लोग आएंगे? अजीब बात है। और मुझे ये बड़ी एक आश्चर्य होता है कि इतना क्यों सेंसिटिव हो गई है चुनाव आयोग। हम अगर प्रश्न उठाते हैं तो अब तो आ गया कि भाई आपके ऊपर केस लग जाएगा, आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा, आपका यूट्यूब बंद कर दी जाएगी। तो मुझे भी डर लग रहा है,
मुझे भी डर लग रहा है कहीं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं और इसको ये न मान लिया जाए कि ईवीएम का दुष्प्रचार कर रहे हैं जो लोग, ईवीएम को बदनाम कर रहे हैं, उसमें मैं उनसे इंटरव्यू कर रहा हूं। ये क्यों हो रहा है भाई? हमारे डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारतीय संविधान, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने ढोक दिए पहले पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर, फिर जाके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत बड़ा उन्होंने एक नौटंकी की। उसके बाद हमारे अधिकारों को क्यों छीन रहे हो भाई? हम तो केवल आपसे यही तो मांग कर रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी हो, नंबर एक, जहां मैं चाहता हूं वहां मेरा वोट डले और उसकी गिनती हो। ये तो मेरा मौलिक अधिकार है। तो आप बैक गियर में ले जाना चाहते हैं बैलेट पेपर की तरफ, कि अगर सारी पर्चियां वीवीपैट की गिनी जाने लगे तो फिर वैसे ही 2 दिन, मैं कहां कह रहा हूं आपको, 25-30 साल पहले होता था। आप सुन लीजिए, आज भी कई विकसित देश जो हैं वो बैलेट पेपर से करा रहे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी में हमसे कहीं आगे हैं। उनसे आप नहीं कहेंगे कि आप इतिहास में वापस जा रहे हैं। खैर, हम तो ईवीएम प्रेम, माननीय चुनाव आयोग और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ईवीएम प्रेम है, हम उसी को पालन करते हुए निवेदन कर रहे हैं कि वीवीपैट स्लिप डब्बे में गिराने के बजाय हमको हाथ में दे दीजिए सर। फिर एक देख के डाल देंगे। जब आप दिग्विजय जी कहते हैं ईवीएम प्रेम प्रधानमंत्री जी को है, तो जब 2009 में आडवाणी ने आरोप लगाए और बीजेपी के जीएल नरसिम्हा ने किताबी लिख दी कि ईवीएम कैसे धोखा है ईवीएम, तो आप लोग 5 साल उसके बाद सरकार में रहे, 9 से 14, उस समय चुनाव आयोग भी आपके हिसाब से काम कर सकता था। आप रिवर्स कर देते प्रक्रिया को। उसी समय तो हमारे समय तो वीवीपैट लाए गए। हाँ, 13 में, 12-13। तो इसलिए इस बात को हमने स्वीकार किया कि ठीक है, पारदर्शिता के लिए आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप कम से कम, उस समय ये हमारी गलती रही कि जो हम लोगों ने इसको नहीं कहा कि आप वीवीपैट स्लिप हमारे हाथ में दीजिए, दिखाने से क्या होता है। तो बात यह, हर रोज तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है अंजुम जी। बात यह है कि आज क्या नहीं हो सकता है। आज इस देश पे जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, जो आज टेक्नोलॉजी में, आप क्या चाहते हैं कि हमारे देश का मैंडेट कोई बाहर का विदेशी आदमी तय कर दे? क्या आप चाहते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर जिसने फीड किया है हमारे मशीन में, वो क्या बाहर का आदमी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए, या देश का ही कोई ऐसे लोग, एक गिरोह? अरे आपको मैं क्या बताऊं, कई लोग आजकल हमारे पास आते हैं कि इतना पैसा दे दीजिए, हम आपका नतीजा ऐसा करवा देंगे। तो ये तो एमपी का करवा लेना चाहिए था जी, कम से कम एमपी का तो करवा लेते। लगता कि दिग्विजय सिंह ने एमपी को, जिसके पास पैसा होगा अंजुम जी वही तो कराएगा। हम दिग्विजय सिंह तो फुक्कड़ आदमी, इस मामले में वो कहां से करा लेगा। बात ये है अजीत जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये पूरा लोकतंत्र आज खतरे में है। आप इसको मानेंगे नहीं मानेंगे मुझे वो नहीं है, लेकिन मैं आज कह रहा हूं कि लोकतंत्र खतरे में है। मैंडेट आज जनता के हाथ में नहीं है, ये मैंडेट चला गया है ईवीएम मशीन को जो कंट्रोल करते हैं उनके हाथ में। अच्छा, आप बहुत गंभीर बात आपने कह दी दिग्विजय जी। मैं एक बात और आपसे कहता हूं जी जी, वोट स्विंग जो होता है, मैं आपको बता देता हूं। 2019 का लोकसभा इलेक्शन के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूंसी मध्य प्रदेश की, वहां विधायक जीतता है कांग्रेस का 42,000 से। सरकार कांग्रेस की बनती है, 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव होता है, वहां हम लोग हारते हैं 46,000 से, उस असेंबली सेगमेंट। दूसरा असेंबली सेगमेंट हम जीतते हैं, कांग्रेस जीतती है करीब 30,000 से, 29-30,000 से, और 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव होता है, वो सीट हम लोग हारते हैं 52,000 से। ठीक है, एक सीट हमारी कांग्रेस पार्टी जीतती है 13,000 से विधानसभा में। 5 महीने बाद चुनाव होता है, वो हारते हैं असेंबली सेगमेंट में 72,000 से। सारा फिगर जो है 80 और 90,000 के बीच आ रहा है। प्रोग्रामिंग परसेंटेज के हिसाब से करने का एक शक होता है। चलिए, मान लिया कि आपका शक है, लेकिन जैसे आपने एक बड़ी बात कही, मैं शक ही कहूंगा, क्योंकि फिर मैं कहूंगा कि इसका सबूत नहीं है। शक और सबूत के बीच का एक फासला है।
लेकिन आपने कहा लोकतंत्र खतरे में है और नतीजे ईवीएम के हाथ में, बहुत बड़ी बात कही। आप इतने सीनियर लीडर हैं, बल्कि सीनियर मोस्ट लीडर्स में एक हैं कांग्रेस के, और फिर ये बात जो दिग्विजय सिंह इतना मुद्दा बना रहे हैं कि इतनी मुखरता राहुल गांधी, कांग्रेस के बाकी लीडर्स, मल्लिकार्जुन खड़गे और सब मिलकर तय करें, इंडिया गठबंधन अब 26 दलों की 28 दलों की पार्टी तय करें कि हम ईवीएम के खिलाफ सड़क पर आएंगे, हम ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करेंगे, और अगर ईवीएम पर हमारी मुलाकात इलेक्शन कमीशन करने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, तो हम बड़े फैसले करेंगे। तो खुलकर नहीं आते, नहीं तो चिट्ठियां लिखी जा रही है जयराम रमेश की तरफ से, 2 पन्ना जयराम रमेश की तरफ से और 9 पन्ना चुनाव आयोग की तरफ से। यही है, 2 पन्ने मेरे पास जयराम रमेश जी के, ये 2 पन्ने, और ये 9 पन्ने चुनाव आयोग की तरफ से। ये चिट्ठी पत्री चल रही है ना सर। फिर अगर इतना बड़ा मामला है तो वो कहां दिख रहा है एकजुटता, पूरा गठबंधन, पूरी कांग्रेस आ जाए कि ये हमारे पास सबूत है, हम मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है और हम इसके खिलाफ ये करने वाले सड़क से संसद तक। हर चीज का समय होता है, टाइमिंग होती है। हम लोगों ने इस पर काफी दिनों पहले, कई वर्षों पहले चर्चा शुरू कर दी थी हमारी पार्टी में। फिर यही तय हुआ कि भाई अगर हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी इस मामले को अगर शक पैदा मतलब उठाएंगे, अपनी शंका व्यक्त करेंगे, तो लोगों को इसमें दिक्कत आएगी। इसलिए सिविल सोसाइटी से पहले बात की जाना चाहिए। इस मामले में जस्टिस लोकुर की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन हुआ। प्रोफेसर सुभाशीष बैनर्जी, जो कि आईआईटी दिल्ली के कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर थे, और रिपोर्ट मेरे पास है, रिटायर हो गए। सिटीजन कमीशन की रिपोर्ट भी है मेरे पास। हाँ, एग्जैक्टली। और उसके बाद सिविल सोसाइटी के लगभग 160 लोगों ने, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स जो रिटर्निंग ऑफिसर रहे, आईपीएस ऑफिसर्स, आईएफएस फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स, जजेस, कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल क्रिप्टोग्राफर्स, इन सब लोगों ने कुछ प्रश्न लिखकर मेमोरेंडम प्रस्तुत किया चुनाव आयोग को मई 2022 में। आपको हैरानी होगी कि उनके पत्र का एक्नॉलेजमेंट भी माननीय चुनाव आयोग ने नहीं दिया, एक्नॉलेजमेंट तक नहीं किया। रिमाइंडर 1 महीने बाद फिर किया, एक्नॉलेज नहीं किया। उन लोगों ने फिर हम लोगों को बुलाया, हमको कन्विंस किया, आईआईटी के लोगों ने हमको से बातचीत की और उन्होंने कहा कि साहब देखिए, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि जब तक मशीन हमारे हाथ में नहीं आएगी हम कोई प्रमाण नहीं दे सकते। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं, जिस मशीन में चिप लगी हो वो टेम्पर प्रूफ, मैनिपुलेशन प्रूफ नहीं हो सकती। ये हर आदमी इसको स्वीकार करता है। उसके बाद हम लोगों ने अपनी पार्टी में चर्चा की। पार्टी में चर्चा करने के बाद इंडिया अलायंस वाले पार्टनर से बातचीत की और वहां हम लोगों की इस मामले में सहमति हो चुकी है। आज आम जनता सड़क पर धीरे धीरे आने लगी है और जन आंदोलन तो तब बनता है जबकि जनता उसके लिए जागृत हो। तो जन आंदोलन का अब समय धीरे धीरे आता जा रहा है और हम करेंगे। लेकिन अब तो चुनाव 3 महीने बाद है दिग्विजय सिंह जी, लोकसभा चुनाव 3 महीने बाद है। बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार। नहीं, 2000 मैं समझता हूं कि 2029 में वो कहेंगे 542 पार। वो तो देखिए, बात ईवीएम का जात। अभी आपसे मैं एक बात करता हूं, मुझे 50 साल राजनीति में हो गए, आप भी असेसमेंट करते होंगे। 2014 में उन्होंने कहा कि हमको बहुमत मिलेगा 272 के ऊपर। कितनी सीटें मिलती है? 284। ठीक है। 2019 में कहा 300 पार, सीटें कितनी मिली? 303। अब कह रहे हैं 400 पार। अब इतना कैलकुलेशन पूरे देश भर का। ये कैलकुलेशन फेल भी हुआ ना सर। दिल्ली चुनाव में 2 बार फेल हुआ, कर्नाटक में फेल हुआ, हिमाचल में फेल हुआ, 2018 में फेल हुआ। जहां जहां आप जीते वहां फेल भी हुआ। तेलंगाना जहां जहां बीजेपी के स्टेक्स नहीं है वहां फेल हो जाता है। और कर्नाटक में तो स्टेक था सर, सरकार थी उनकी। हिमाचल में सरकार थी उनकी। बात मैं आपसे आ रहा हूं कि ये सभी जगह केवल वहीं करेंगे जहां उनको किसी प्रकार का शक ना हो। इस बात को समझ लीजिए।
तो मेरा तो खुला आरोप है, मुझे अरेस्ट करना कर लें वो लोग। मेरा खुला आरोप है कि पूरा ईवीएम हैकिंग हो रही है, की जा रही है, और हमें वीवीपैट मशीन जो चुनाव में उपयोग की जाती है, आपको पॉलिटिकल पार्टीज को कम से कम 10 ईवीएम मशीन हमको हैंड ओवर करिए, उस पर हमको हफ्ता 10 दिन काम करने का मौका दीजिए, और अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है तो सॉफ्टवेयर को आप पब्लिक डोमेन में लाइए, और सिंबल लोडिंग यूनिट के जो आपने डाला है उसको सॉफ्टवेयर को भी उजागर करिए, उसमें भी रैंडमाइजेशन होना चाहिए। आपने जैसे कहा कि हमको कम से कम 10 ईवीएम मशीन हमें दीजिए, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को, तो क्या करेंगे उसके बाद? क्या आपके पास ऐसे टेक्नीशियन, ऐसे हमारे इंजीनियर? पास प्रोफेशनल्स हैं, उसको जो कोड है, जो सॉफ्टवेयर है उसमें डला हुआ है, उसको देखेंगे, और उसमें जो सिंबल लोडिंग यूनिट से सॉफ्टवेयर डाला जाता है उसको पब्लिक डोमेन में लाइए। आप लोग जो समय मांग रहे हैं चुनाव आयोग से, जो चुनाव आयोग अभी तक समय नहीं दिया है, इंडिया गठबंधन की तरफ से भी मांगा गया 19 दिसंबर को, जयराम रमेश की चिट्ठियां भी, तो चुनाव आयोग से मिलके क्या कहना चाहते हैं आप? अब मुलाकात करना देखिए चाहते हैं या अंजुम ये जी, ईवीएम मांगना चाहते हैं? क्या हमें दो हम अंजुम हैक जी, करके दिखाएंगे? अंजुम जी बात सुन लीजिए। जहां तक जन आंदोलन की बात आप कर रहे हैं, आपका भी जीवन जन आंदोलन से निकला हुआ है, इसलिए मैं तो आपसे कहता हूं कि जब हमारी इस चुनाव आयोग सुनने तैयार नहीं होगा तो हमारे पास विकल्प क्या बचता है? सड़कों पे उतरेंगे, जेल भेजना भेज दो, जाएंगे। मैं 5-7 मिनट और आपसे समय लूंगा। एक सवाल सुप्रीम कोर्ट को लेकर है कि सुप्रीम कोर्ट में कई बार याचिकाएं इसको लेकर दायर की गई हैं। एडीआर की याचिका है, अभी सुनवाई उसकी जनवरी में ही होनी थी, प्रशांत भूषण जिसके एडवोकेट हैं, जिसमें इस 5 राज्य के चुनाव के पहले भी तारीख लगी, जिसमें जस्टिस जिनकी बेंच में सुनवाई थी उन्होंने कहा अभी कि प्रशांत भूषण जी एक ही सवाल कितनी बार आप लोग लेकर कोर्ट में आएंगे। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा सैकड़ों पन्ने की शक्ल में चुनाव आयोग दे चुका है। 2018 में भी कमलनाथ और सचिन पायलट की याचिका और बहुत सारे लोगों की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट समय समय पर सुनता रहा है, और सुप्रीम कोर्ट इस बात की तस्दीक करता रहा या मुहर लगाता रहा कि इस प्रक्रिया में बहुत ऐसी गड़बड़ी नहीं है, बार बार याचिका लेकर लोग आते हैं। तो सबसे बड़ी जो अदालत है, सर्वोच्च अदालत, उस अदालत में इस कन्विक्शन के साथ आप लोग फाइल, डॉक्यूमेंट और जो कुछ कह रहे हैं एविडेंस के साथ आप लोग जाते क्यों नहीं है पार्टी के तौर पर? अंजुम जी एक बात सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारा भारतीय संविधान और हर सिटीजन के राइट्स की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक ही गुजारिश करता हूं कि ये मेरा राइट है कि मैं जिसको चाहूं उसको वोट डालूं, वो वोट सही जगह रजिस्टर हो और वो काउंट हो। यही एक सिंगल आदमी के जर्मनी के हाई कोर्ट में पिटिशन डालने पर वहां कोर्ट का आदेश हुआ कि नहीं, नो ईवीएम मशीन, बैलेट रिवर्स हो पेपर गया। रिवर्स हुआ। तो बात वही है कि हम लोग अब मतदाता का राइट अगर सुप्रीम कोर्ट सुरक्षित नहीं करेगा तो क्या ईसीआई करेगा? आखिरी हमारी उम्मीद माननीय सुप्रीम कोर्ट से है। अगर वो नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या विकल्प बचेगा बताइए? सड़क पे उतरेंगे। सड़क पर उतरेंगे, इस पर सहमति है कि ईवीएम के खिलाफ सड़क पर इंडिया गठबंधन के 26-28 दल हैं, वो सब सड़क पर उतरेंगे, इस पर सहमति बनी है? समिति बनाने के लिए प्रयास करेंगे। अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं और जयराम रमेश चिट्ठी लिख रहे हैं, और इंडिया गठबंधन औपचारिकता के नाम पर ये 3 पैराग्राफ की कुछ लाइनें लिखकर इतिश्री करता है, जो 19 दिसंबर की लाइनें। मेरा आप इस बारे में अंजुम जी 3 लोगों से और बात कर लीजिए। नंबर 1 तेजस्वी यादव, जिनका कि 2019 में एक सीट नहीं जीत पाए। आप तो जीत गए थे 2019 में बिहार में एक सीट, कटिहार में। हाँ, बिहार में हम लोग एक सीट जीते थे, और वो जो आरजेडी का पूरा एक
एक ब्लॉक वोट है उनका, उसमें 2-2 3-3 लाख वोट से हारे हैं आरजेडी, उनसे पूछ लीजिए। दूसरा, अखिलेश यादव जी से पूछ लीजिए कि यूपी के चुनाव में क्या हुआ। और अब जरा उद्धव ठाकरे जी से भी बात कर लीजिएगा। अब तो हारे हुए लोग अगर हारने के बाद, हारी हुई अरे वो तो पार्टियां जीते थे, अगर ईवीएम पर वो कहेगी तो तो जनता कहेगी आप ईवीएम पर दोष दे रहे हैं, आप जीते। अपनी आधार खिसकते हुए आधार को चेक नहीं कर रहे हैं, अरे या आप बीजेपी की सुनिए मशीनरी जिस सुनिए ताकत से लड़ सुनिए रही है सुनिए, उसका अंजुम मुकाबला जी, करने की रणनीति नहीं बना रहे। अंजुम जी, आपने ही इसको नतीजों के साथ जोड़ने का प्रयास किया। मैंने तो नहीं कहा ना, मैंने तो मेरा फंडामेंटल राइट मांगा था। आप उससे सहमत हैं कि नहीं? मैं फंडामेंटल राइट के लिए मांग सकता हूं कि नहीं मांग सकता हूं? नहीं, सहमत हूं मैं। तो बस उतनी सी बात है, हमें फंडामेंटल राइट का अधिकार जो दिलवा दीजिए कि जहां मैं फंडामेंट चाहूं वोट मुझे हाथ में मिल जाए, मैं जाके उसमें डाल दूं। हमारी सारी चलिए बात विषय विषय बदलते हैं दिग्विजय जी। 2-3 सवाल। राम मंदिर का मुद्दा, अब चूंकि 22 जनवरी को वहां सब कुछ होना है, उद्घाटन होना है, बहुत बड़ा उत्सव होना है, तैयारी शुरू हो चुकी है, प्रधानमंत्री, पूरी बीजेपी, सैकड़ों हजारों लोग, तमाम समुदाय के लोग और साधु संत, ये सब, इन सब के बीच लगता है कांग्रेस कहीं फंस गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस क्या करे इस हाँ, न्योते के बाद जो आप राम बड़ी जन्मभूमि आप चला बड़ी गया गलत उद्घाटन आप के बड़ी लिए। गलत फहमी में है अंजुम जी, बहुत गलत फहमी में है। एक बात सुन लीजिए, ये देश में सनातन धर्म हमारा हजारों साल से चला हुआ है, और सनातन धर्म का मूल उद्देश्य क्या है, आप स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो को दिया आप भाषण सुन लीजिए। पढ़ा है मैंने भाषण। हाँ। आज हमने पढ़ा है, और उसमें यही बात कही गई है ना कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, और वही तो भारतीय संविधान हमारा कहता है, और वही कांग्रेस पार्टी कहती है। ठीक है, जहां तक इस मंदिर का बात है, मैं उस समय मुख्यमंत्री था और नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, और ये मसला आया था, और वो जो उसमें कुछ जमीन अक्वायर की गई थी, और वो जमीन अक्वायर करके हमारे सनातन धर्म के जो धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य, 4 पीठ के, चारों पीठों के शंकराचार्य जी को उसमें शामिल करके, और रामानंदी संप्रदाय के प्रमुख, क्योंकि ये मंदिर रामानंदी संप्रदाय का है, उनका सदस्यों के साथ रामालय ट्रस्ट का पंजीयन हो चुका है, और तब से आज भी जीवित है। और स्वामी स्वरूपानंद जी जो मेरे गुरु रहे, देहांत हो गया उनका, स्वर्गवास हो गया, उनके 2 शिष्य, एक जोशी मठ के और द्वारका के शंकराचार्य हैं। उन लोगों ने मिलकर यह तय किया था हम मंदिर निर्माण करेंगे, और नरसिम्हा राव जी ने कहा कि भाई इसको राजनीति से हमको अलग रखना चाहिए। उस समय रामालय ट्रस्ट को, आज भी वो जीवित है ट्रस्ट, लेकिन विश्व हिंदू परिषद का क्या लेना देना धर्म से? ये विश्व हिंदू परिषद कहां से बीच में आ गया, जिसको उन्होंने पूरा काम सौंप दिया गया हमारे नेशनल ट्रस्ट को? प्रश्न इस बात का है, धर्म का राजनीतिकरण संविधान के विरुद्ध है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के विरुद्ध है। राजनीतिक धर्म का राजनीतिक हथियार जो जिस रूप में कर रहे हैं, ये घोर अपने धर्मों का अपमान कर रहे हैं। धर्म कभी बांटता नहीं है, जोड़ता है, और उस बांटने की धर्म को बांटने की प्रवृत्ति, चाहे हिंदू करें, चाहे मुसलमान करें, या सिख करें, या ईसाई करें, ये संविधान के विरोध में है और हमारे पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के विरोध में है। अब नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक में जाकर कह दिया था कि बजरंग बली के नाम से बटन दबाओ, और चुनाव आयोग क्यों चुप रहा? क्या चुनाव आयोग को नोटिस नहीं देना चाहिए था? जहां तक राम मंदिर का सवाल है, कांग्रेस ने कभी उसका विरोध तो किया नहीं। हमारी मांग तो ये थी कि बिना मस्जिद को हटाए मंदिर बना लीजिए। मस्जिद नहीं बची, उसके बाद कानून बना
कि ठीक है एक बार आपने ये कर लिया, इसके बाद जो आजादी के समय जो मस्जिद तो इसलिए नहीं बची दिग्विजय जी, वो बहुत बड़ा आरोप है। अगर नरसिंह वो राव सो बात रहे उसके होते उस बारे में समय छोड़ के दीजिए, उसके जी, बारे में छोड़ दीजिए। अब चलिए ठीक आरोप है। और प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, राजनीति उसका अंग है। ठीक है। लेकिन मेरी तो आपत्ति इसी बात की कि धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं करना चाहिए, और मैं करता भी नहीं हूं। मैं एक प्रैक्टिशनर हिंदू हूं, और इन सब भाजपा के लोगों से बेटर मैं प्रैक्टिशनर हिंदू हूं। कितने लोग हैं जिन्होंने नर्मदा परिक्रमा की होगी, कितने लोग हैं जो कि एकादशी का व्रत करते हैं। तो मैं तो धार्मिक व्यक्ति था, हूं और रहूंगा। और मेरे परिवार के गृह में हमारे कम से 7 मंदिर हैं, जहां 4 मंदिरों के अंदर अखंड ज्योत जलती है। लेकिन धर्म का उपयोग, मैंने धर्म के नाम से जीवन में कभी वोट नहीं मांगा। हम सब सर्वधर्म समभाव को मानने वाले लोग हैं, पूरे विश्व को एक परिवार मानने वाले लोग हैं। हम लोग नारा लगाते हैं धार्मिक आयोजनों में, क्या नारा लगाते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में, और विश्व का कल्याण हो। ये नहीं होता कि सद्भावना हमारे बीच में हो, दुर्भावना दूसरों के प्रति हो, कि हमारा कल्याण हो, भागा का नाश हो। ये धर्म हमारा नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद सच बता रही है। अब आखिरी सवाल कि ठीक है, समझ गया आपकी व्याख्या। हालांकि आपको यह भी बता दूं कि ये 3 पन्ने की चिट्ठी है जो यूपी के मुख्य सचिव की तरफ से, प्रमुख सचिव की तरफ से और मुख्य सचिव की तरफ से सबको लिखी गई है, जिला अधिकारियों को, कि अलग अलग जिलों में कैसे मंदिरों की तलाश करें और उसके बाद भजन कीर्तन का इंतजाम करें। तो सरकार ने पूरा इंतजाम कर दिया है। 75 जिलों में सरकारी अधिकारी भजन कीर्तन करने, कराने और इस तरह का माहौल बनाने में जुटे। और चुनाव 3 महीने बाद है, ये सबको पता है। आपने भी राजनीतिकरण की बात की। क्या ये भारतीय संविधान में अलाउड है? नहीं, गलत है। गलत है कि सरकार के सिस्टम मशीनरी का इस्तेमाल इस तरह से करके किसी एक धर्म, क्योंकि सरकार या प्रधानमंत्री हर धर्म के नुमाइंदे के तौर पर देश का प्रधानमंत्री है। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका प्रधानमंत्री है, एक हिंदू समुदाय के प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो बिल्कुल। हमें अब आप अगर दिग्विजय सिंह कहेंगे आपत्तिजनक है, आप कहेंगे देखो ये राम मंदिर के खिलाफ बोल रहा है। नहीं, राजनीतिकरण मैं कह रहा हूं राजनीतिकरण। भाई वो तो एजेंडा है सीधे कि 3 महीने बाद चुनाव है, इसलिए इसको 3 महीने तक ऐसा देश में बात यही है कि जो बोले वो लगे कि रामद्रोही हो गया। नया शब्द भी इजाद हो गया अब, रामद्रोही। देशद्रोही तो था ही 10 साल से। भगवान राम का जन्म रामनवमी पर हुआ, और रामनवमी कब आ रही है? अप्रैल में आ रही है। चुनाव अप्रैल में होना है। उनको समय उसके लिए तैयारी के लिए जब ये था, तो उन्होंने जनवरी में करा लिया, आधा अधूरा जैसा भी। जबकि अभी मंदिर पूरा हुआ भी नहीं है, ऊपर का फ्लोर मंदिर पूरा ही नहीं हुआ। उनको से मतलब नहीं है ना, उनको चुनाव से मतलब है। राम मंदिर उनके लिए आस्था का प्रश्न नहीं है, चुनाव का प्रश्न है। यही तो हमारी आपत्ति है भाजपा से और विश्व हिंदू परिषद से। और चारों शंकराचार्य जी ने मना कर दिया कि हम उसमें शामिल नहीं होंगे। अब एक नई 2 बातें और है इसके अंदर, कि जब भी अनुष्ठान होता है तो पति पत्नी साथ रहते हैं। एक दूसरा ये भी होता है कि उसके अंदर उसका शुभ मुहूर्त दिखा जाता है, उसके हिसाब से काम होता है। अब एक मैं नहीं पूछ रहा हूं, एक हमारे जो अभी मुफ्ती शर्वानंद जी ने इस बात को कहा था कि भाई जिस रामलला की मूर्ति पर इतना विवाद हुआ, वो कहां रखी जाएगी ये तो बता दें। इस पर भी कोई अभी स्पष्टीकरण नहीं आया है। नई मूर्ति लाके रखी जा रही है, तो वो रामलला की मूर्ति हमारी कहां गई जो वहां रखी गई थी बाबरी मस्जिद? नहीं, शायद दोनों मूर्ति रखी जाएगी। एक नई मूर्ति बनी है, वो भी रखी जाएगी। दोनों का जगह तय हुआ है। जो खबरें आ रही है उससे हमें यही पता चल रहा है। अब वो भी, अब बाल रूप था रामलला का, ये जो नई मूर्ति आ रही है ये बाल रूप में है क्या? हाँ, बाल रूप में है। चंपत राय का बयान था 3 दिन पहले कि बाल रूप में है। अरे बयान था, लेकिन जो मूर्तियां दिखाई गई टीवी पर वो उसमें बाल रूप नहीं है।
नहीं, वो मूर्ति अभी आई नहीं है, अभी सिर्फ ये अरे आया जो कि जो काले पत्थर सिलेक्शन की मूर्ति। एक सिलेक्शन पैनल बनाया गया था मूर्ति छांटने के लिए, उन तीनों में कहीं बाल रूप मुझे दिखा नहीं। नहीं, वो मूर्ति शायद अभी उनकी उसकी तस्वीर नहीं आई है, वो तो आ जाएगी। लेकिन चलिए, मेरा सवाल ये था दिग्विजय जी कि अगर वीएचपी ने या जो लोग करता धरता है राम मंदिर न्यास न्यास के, अगर ये उन वो सब ने सब करता न्योता दिया, धरता है अगर जिन्होंने न्योता दिया, अगर हमारे चंदे का दुरुपयोग किया, जमीन के अंदर घपला किया, 24 घंटे के अंदर कुछ करोड़ की जमीन उससे तिगुना चौगुना में खरीद लिया। हमारा आरोप है, इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगना चाहिए, इन पर प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, चंपत राय जी पर, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हमारे चंदे का। मैंने भी चंदा दिया है उसके अंदर। लेकिन देश के करोड़ों लोग तो खुश हो रहे होंगे जो कि राम मंदिर बन गया, जो यही माहौल बनाया जा रहा है चैनलों के जरिए। आप देख रहे होंगे दर्जनों चैनल पर दिन रात यही हो रहा है कि कैसे राममय हो गया, कैसे मोदी जी ने मंदिर बना दिया। चैनल पे दिन रात हो रहा है, इसीलिए तो अंजुम जी ने अपना यूट्यूब चालू करना पड़ा है। बात में आपसे वही कह रहा हूं कि बात यह है कि चंदे का दुरुपयोग अगर भ्रष्टाचार उसमें होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो नेशनल ट्रस्ट है, उसके चंदे में अगर गड़बड़ हुई है तो फिर उसके बारे में उसकी जांच तो होना चाहिए। जांच क्यों नहीं हो रही है? मैंने भी चंदा दिया, 1,11,000 दिया। शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख दिया, मैंने 1,11,000 दिया। आखिरी सवाल जो जवाब अधूरा रह गया कि न्योता उद्घाटन में शामिल होने का सोनिया गांधी को भी मिला है, खड़गे साहब को भी मिला होगा और लोगों को मिला है, तो कांग्रेस ने क्या फैसला किया है? आपके सामने कैच 22 सिचुएशन है क्या? जाएं या ना जाएं, या जाएंगे ये तय किया, क्या जा रहे हैं ये जानना चाहते हैं? अगर दिग्विजय सिंह को मिलता तो जरूर जाता। पार्टी के बारे में जानकारी नहीं है या पार्टी ने तो तय नहीं पार्टी किया? तय करेगी, ये तो पार्टी तय करेगी, मैं थोड़ी पार्टी का तय करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय जी, आपसे लंबी बात हुई। हालांकि वक्त मैंने 25-30 मिनट का लिया था, लेकिन थोड़ी छूट ले ली बातचीत के दौरान। अब इसको लगभग एडिट मत करिएगा। नहीं, मैं ये भी आपको एक बात कह देता हूं, गारंटी आजकल इस देश में सिर्फ मोदी देते हैं, लेकिन मैं भी अपने दर्शकों को गारंटी देता हूं। मोदी वाली गारंटी नहीं चाहता, जो मैं रिकॉर्ड कर, गारंटी आपसे नहीं चाहता। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, वही मैं बता रहा था सर, जो मैं रिकॉर्ड करता हूं हूँ बहु टेलीकास्ट करता हूं, एक शब्द भी नहीं काटता हूं, अनलेस की कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द बोला गया हो, तो इसलिए एज इट इज जाएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात की ईवीएम से जुड़े सवाल, राम मंदिर से जुड़े सवाल, जिसका जवाब आपने दिया। और यही जो बेबाकी है, ये खुलकर बोलना है। दिग्विजय जी, आप जानते हैं कई बार पार्टी भी मुसीबत में फंस जाती है और डिफेंड करना मुश्किल होता है दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर, तो आप तक भी बात पहुंचती होगी। अंजुम जी, बात यही है कि मुसीबत मेरी ये है कि जो मैं कह देता हूं, पहले तो लगता है कि बड़ा गलत काम हो गया, लेकिन बाद में सब स्वीकार करते कि बात तो सही कही थी। जी, और कई बार ऐसी स्थिति भी आपके साथ होती होगी, कहा भी न जाए, चुप रहा भी न जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं तो देखिए, जो मुझे कहना है, ये तो मेरी पार्टी की मुझ पर कृपा है कि आज तक मुझे मेरे कथन पर कभी मुझे पार्टी ने नोटिस नहीं दिया। ये मेरा सौभाग्य है। नहीं तो पार्टी कई बार मान लेती है कि एक दिग्विजय जी है जो कभी कभी कुछ भी बोल सकते हैं, अनगाइडेड मिसाइल भी चला सकते हैं, चलो झेल जाओ। ये मैं कभी भी अनगाइडेड मिसाइल नहीं रहा हूं, मैं हमेशा गाइडेड मिसाइल ही रूप में काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।